नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। क्या आंदोलन किसान नेताओं के हाथ से निकल गया है? क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार के नुमाइंदे खुद ये बात कह रहे हैं और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिछले दिन चाहे बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हो या टीकरी के पास एक व्यक्ति को जिंदा जला देने के मामले, ये दो ऐसी वारदातें हुई जिसके बाद आंदोलन पर अब अपराध का दाग भी लगा। हालांकि आंदोलन को करीब 7 महीने का वक्त बीत गया है। हजारों किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हैं। प्रदेश भर में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अब योग दिवस के दिन भी किसानों ने कई जगह पर मंत्री, सांसद और विधायकों के कार्यक्रम का विरोध किया है। आज बड़ी बहस में सबसे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखें जिसमें अंबाला में किसान उस पंचायत भवन में घुस गए जहां पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करनी थी। पुलिस और किसानों के बीच में यहां पर जमकर बहस हुई है। हालांकि बाद में मंत्री के पहुंचने से पहले ही बैठक को रद्द भी कर दिया गया। टोहाना में भी सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली के कार्यक्रम में पहुंचने का पता चलते ही किसानों ने पहुंचकर नारेबाजी की है। तो फिर चरखी दादरी में भी किसानों ने बबीता फोगाट को काले झंडे दिखाए हैं। तो 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन यहां पर आ चुकी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी और ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग भी थी अंबाला के अंदर। और ऐसे में यहां पर नेताओं के पहुंचने की खबर जैसे ही किसानों को लगी है, किसानों ने इसका विरोध किया है और अंबाला में इस मीटिंग को रद्द भी करना पड़ा है। टोहाना और चरखी दादरी में भी किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और चरखी दादरी में बबीता फोगाट को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। टोहाना में सुनीता दुग्गल का विरोध भी किया गया है। तो कुल मिलाकर के विरोध लगातार जारी है और किसान लगातार अपनी मांग को लेकर के बॉर्डर्स पर भी अड़े हुए हैं। लेकिन अब लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बार इस बात को दोहराया गया है कि अब यह आंदोलन किसान नेताओं के हाथों से निकल चुका है। तो आंदोलन को लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक बड़ा बयान भी सामने आया है जिसमें दुष्यंत चौटाला ने यह कहा कि आंदोलन अब किसानों के हाथों से निकल गया है। कुछ लोगों ने इसको अपने रोजगार का जरिया बना लिया है। आज चौधरी साहब का स्टैचू लगाना या 4 दिन पहले मैंने मेरी नानी जी के बैठने जाना, इस चीज़ का भी अगर कोई विरोध करता है तो ये दर्शाता है कि ये किसान नहीं है। बड़े चौधरी साहब तो अपने आप में किसानों के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन रहे हैं जिन्होंने उनका भला किया। और मैंने पीछे भी सिरसा आपको बोलने का काम किया था कि आज किसान की मांग क्या थी। मंडी चालू रहे, पिछले क्या 1 साल में मंडी बंद हुई। दूसरी मांग थी एमएसपी मिले। आज के दिन 16,000 करोड़ रुपया हमने और लगभग 27,000 करोड़ रुपया पंजाब ने किसान के खाते में डालने का काम किया। क्या किसान बर्बाद हुआ? और किसान की जमीन पर कब्जे हो जाएंगे, ये तीसरा आरोप था। कोई एक ऐसा किसान बताओ जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग इतने दशकों में करी हो और उस दशक के अंदर उसकी जमीन पे कब्जे हुए। केवल मात्र भ्रमित करने का लोग है। और मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन किसानों के हाथ में नहीं, ऐसे लोगों के हाथ में आ चुका है जिन लोगों को एक रोजगार मिल गया। और रोजगार भी इस तरह का कि वो हर रोज सुबह आकर एक झंडा पकड़कर विरोध करते। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो नहीं पता। मैं तो आपसे पूछता हूँ, जाइए जो आज ये काले झंडे लेके बैठे हैं, इनसे किसी फसल का एमएसपी तो पूछ के देखिए। इनसे ये तो पूछिए कि मंडी के अंदर आज के दिन एमएसपी और नॉन एमएसपी प्रोडक्ट पे मार्केट फीस कितनी है। ये तो वो लोग हैं जो पॉलिटिकली गाइडेड हैं या फिर गांव के अंदर से जो लोग इनसे परेशान हो रखे थे, उनने इनको दिशा दे दी कि जाओ और प्रदर्शन करो। और आज के दिन मेरा ये मानना है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर 1.5 साल में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। तो डिप्टी सीएम को आप अभी सुन रहे थे, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि जिन मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया था उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि सही हो। चाहे एमएसपी की बात हो, एमएसपी भी खत्म नहीं हुई, मंडियां भी बंद नहीं हुई और इसलिए ये आंदोलन अब कुछ लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन गया है और इसलिए ये आंदोलन वो चाहते हैं कि चलता रहे। इसलिए इस तरह का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के अब राजनीतिक बयानबाजियां लगातार किसान आंदोलन को लेकर के होती रही हैं, लेकिन सवाल कई महत्वपूर्ण इन सब के बीच में ये उठे हैं क्योंकि जो घटनाएं विगत दिनों घटित हुई हैं या फिर योग दिवस जैसे कार्यक्रमों का अगर विरोध किया जा रहा है तो फिर क्या इसको जायज़ ठहराया जाए? क्योंकि कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जिनको इससे एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है, अलग भी रखा जा सकता है, लेकिन उसका भी विरोध आज किया गया क्योंकि वहां पर
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी होनी थी और ऐसे में ये जो विरोध हुआ उसकी कुछ तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जो आरोप लगाया गया डिप्टी सीएम की तरफ से, इसके मायने क्या हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर और खुलकर इस बात को कहा कि किसान नेताओं के हाथ से ये आंदोलन अब निकल चुका है। कुछ लोगों ने परमानेंट अपना इसको रोजगार का जरिया बना लिया है और इसलिए जानबूझ करके इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश की जा रही है या इसको खींचा जा रहा है। लेकिन किसान लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और किसान हर बार हर मंच से इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं किया जाता है तब तक किसान अपने घर वापस नहीं जाने वाला है। और इन्हीं मांग के साथ किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। अब आज की बड़ी बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले अहम सवाल हैं, उस पर भी एक बार एक नज़र डालते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि क्या किसान नेताओं के हाथ से आंदोलन निकल गया है, क्योंकि डिप्टी सीएम को भी आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी इस बात को कहा गया। सवाल आज ये भी है कि राजनीतिक नफा नुकसान के लिए क्या नेताओं का विरोध किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल आज की बड़ी बहस का ये भी है कि योग दिवस जैसे कार्यक्रमों का विरोध क्या सही है, और योग दिवस जैसे कार्यक्रमों का विरोध अगर किया जा रहा है तो फिर इसके मायने क्या है। और आज इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं तमाम सवालों के साथ। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रंजीता मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राय सिंह जी, आपका भी स्वागत है। रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रणबीर लोहान जी, आपका भी स्वागत। और ब्रजेश भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। ब्रजेश भाटी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रजेश भाटी जी, चर्चा की शुरुआत में आज आपसे ही करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग डिप्टी सीएम को सुन रहे थे हरियाणा के अंदर। उन्होंने इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि एक तो आंदोलन अब किसान नेताओं के हाथों से निकल गया है, दूसरा ये कि जिन मांगों को लेकर के आप लोग चले थे उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिस पर आप लोग ये बता पाएं कि जो बात आप लोग कह रहे थे वो सही थी। मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों पर ही आप रिएक्ट करो। क्या ये मैं मान के चलूं कि अब ये कुछ लोगों के लिए रोजगार का सिर्फ जरिया बन गया है, क्योंकि डिप्टी सीएम इस बात को कह रहे थे। ब्रजेश भाटी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। बात यह है कि डिप्टी सीएम जो हैं हमारे, ये तो खुद एक कठपुतली बन के रह गए हैं। इनको तो खुद ये नहीं पता कि क्या करें क्या नहीं करें। और ये जो हमसे पूछ रहे हैं कि ये आंदोलन हमारे किसानों के हाथों से निकल गया है, तो हाथों से निकल गया तो सरकार के पास पूरी ताकत है, पूरा तन मन धन और बल लगा के जो है हटा दे किसानों को लाठी मार के, जैसा ये करते आए हैं। अगर इनकी मंशा यही है कि भाई किसानों को यहाँ से हटाना है, इनको इतनी शर्म नहीं आती माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को कि पिछले 5 दिन बाद 7 महीने इस आंदोलन को हो जाएंगे और 551 शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है। ये किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई मुख्यमंत्री मंत्री या सांसद बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जमीन बचाने की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा जमीर जिंदा है। और ये बार बार इस आंदोलन को चलने की बात करते हैं राजनीतिक बयान देके। और मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि योग दिवस का विरोध हुआ है। क्यों ना विरोध करें, क्या करें आप आयुष भाई, आप बता दीजिए। जब किसान 551 शहादत इसमें हो गई और सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है तो बढ़ता क्या नहीं करता। इसलिए चारों तरफ से करेंगे, ये कोई और प्रोग्राम भी करेंगे, उनका विरोध करेंगे, क्या करें। और ये हमें एमएसपी के रेट की जो बात हमसे पूछ रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी की, इनसे एमएसपी पूछ लीजिए। भाई जोड़ गणित भाग तो आपको आते हैं, आपने किस तरह किसानों की वोट लेकर आप सत्ता में शामिल हो गए, कैसे उप मुख्यमंत्री बने, ये जग जाहिर है, किसी छिपी नहीं है चीजें। आप इन किसानों को बरगलाने का काम ना करें माननीय उप मुख्यमंत्री। नहीं ब्रजेश भाटी जी, देखिए आपको विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, इससे आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। इसको आप लोग आराम से करें, इसमें किसी को कोई ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। और जो ऐतराज करता है उस पर आप लोग अपना भी ऐतराज जता सकते हैं। लेकिन योग दिवस पर मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसको और बेहतर तरीके से करते और जो किसान बैठे हैं धरना प्रदर्शन करते हुए वो लोग भी योग करते और इस कार्यक्रम का अगर विरोध भी ना करते तो और एक अच्छा मैसेज आप लोग दे सकते थे। योग थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्टेड है, योग तो पूरे विश्व के लिए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस कार्यक्रम में अगर नेता मंत्री जा भी रहे थे तो एक दिन अगर उनका विरोध नहीं भी करते तो मुझे लगता है कि इससे तो कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली थी। क्यों किया गया? क्योंकि इसी से राजनीति शुरू होती है। अब आप विरोध कर रहे हैं उसको लेकर के, भारतीय जनता पार्टी या वहां के नेता ये कह रहे हैं कि आप योग का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्यों किया गया और योग का विरोध करना क्या सही है? हम कुछ भी करें, इन्हें ये सब धार्मिक मुद्दों से जोड़ने का काम करते हैं, ये देश की छवि को खराब करने का काम करते हैं और ये साबित ये करना चाहते हैं कि वे किसान देशद्रोही है। इन्होंने कितने कितने आरोप किसानों पे लगाए, कभी इन्होंने खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी फंडिंगबाज कहा, कभी कुछ भी कहा। ये खाली किसान इस आंदोलन को, पवित्र आंदोलन को, जो 1947 के बाद इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक, इसने 551 शहादत हो गई लेकिन किसानों आ भी नहीं भरी, ये उसको बदनाम करने का काम करते हैं। हमारे सारे जितने मोर्चे सब पर योग दिवस मनाया गया है। जितना प्यार ये लोग करते हैं देश से सब जानते हैं, जग जाहिर है, लेकिन किसान से ज्यादा देशभक्त नहीं हो सकते ये लोग।
ये वही पार्टी के लोग हैं जो अपने झंडे, आज तक इन्होंने अपने आरएसएस के कार्यालय पर झंडा नहीं लहराया और देशभक्ति की बात हमें सिखाते हैं। ये वही लोग हैं, ये हमें देशभक्ति ना सिखाए, ये बीजेपी के लोग हैं। रंजीता मेहता जी जवाब दें। ठीक है, चलिए ब्रजेश जी, मैं रंजीता मेहता जी से जवाब लेता हूँ। रंजीता मेहता जी जवाब दें। जब होता है विदेश चैनल के माध्यम से करते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज किसान ही किस विरोध कर रहे हैं? आपके सामने है जिस तरीके की घटनाएं वहाँ पर बॉर्डर पर हो रही है, तो जो आज डिप्टी सीएम ने कहा है कि आज ये इनका रोजगार का कुछ लोगों का साथ किया है, तो ये बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे कुछ दिहाड़ीदार आंदोलन जीवों को बिठाकर जगह जगह पर बेचकर विरोध कराया जा रहा है, आज पूरी हरियाणा की जनता भी साक्षात देख रही है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि ये किसान नहीं हो सकते, जो किसान भाई हैं वो तो अपनी एमएसपी जो 2 पहले खरीदी जाती थी, आज 11 फसलें एमएसपी पे सरकार खरीद रही है, उसकी सराहना कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाई वो किसान भाई हैं जो इस बात की सराहना कर रहे हैं कि आज 23,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया जो है डायरेक्ट उनके अकाउंटों में सरकार ने डालने का काम किया है। आज वही किसान भाई आज सरकार की तारीफ कर रहे हैं जिनके अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना मुख्यमंत्री जी और 6,000 रुपया सालाना प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं। आज जिस तरीके से दूसरी तरफ दूसरे किसान जो एक्चुअल किसान हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, आज इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये लोग जिस तरीके से इन्होंने आंदोलन को आज रुख दे रखा है, वो इस चीज से परेशान है, क्योंकि वहां पर ना केवल बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वहां पे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। और जो अभी कह रहे थे भाटी जी कि शहादत हुई है लोगों की, ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोरोना काल के अंदर शुरुआत में जब सरकार बार बार आग्रह कर रही थी कि आप वैक्सीनेशन कराइए, तो इन्होंने वैक्सीनेशन कराने के लिए भी मना किया। तो क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जो जिन 500 लोगों की मौत हुई है वो कोरोना की वजह से नहीं हुई है, वो किसी और वजह से हुई है? आज जिस तरीके की गंदी राजनीति आज विपक्ष कर रहा है। रंजीता जी, मैं हर डिबेट में ये सवाल पूछता हूं, मैं फिर पूछूंगा ये सवाल। अगर आप लोग ये कहते हैं कि ये लोग किसान नहीं है तो कौन है फिर ये लोग? और अगर आप इनको किसान नहीं मानते हैं तो फिर मुझे ये बताइए कि इसका समाधान क्या है? कौन बैठा हुआ है इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पर? मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, पर जब उन्होंने 2 फसलें अपनी आंखों से देखी, चाहे वो रबी की फसल थी, चाहे तो अभी कौन है रंजीता जी इन बॉर्डर्स पर, इन मोर्चों पर? ये कौन बैठे हुए लोग? ये वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार पैसे खाकर दूसरी पार्टियों से वहां पर रोज बैठते हैं, वहां पे शराबे पीते हैं, वहां पर बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वहां पे लोगों को जिंदा जलाते हैं। तो फिर उनको हटा दीजिए वहां से, देखिए हटाइए ना वहां से, क्यों नहीं हटा रहे हैं? अगर आप इनको किसान नहीं मानते हैं सरकार के लिए आपकी जब बारी आएगी भाटी जी आप बोलिएगा। एक सेकंड भाटी जी, मैं जवाब ले रहा हूँ। एक सेकंड ब्रजेश भाटी जी, मैं जवाब ले रहा हूँ। रंजीता जी, अगर आप लोगों ने ये मान लिया है कि ये किसान नहीं है, वहां पर गलत तरह की गतिविधियां हो रही हैं और आप तो खुद इस बात को कह रही हैं, तो हटाइए फिर इनको। आयुष जी, निश्चित तौर पे सरकार हटाने के लिए चाहे तो 1 घंटे में हटा सकती है। हम दोबारा से कोई हिंसा नहीं चाहते और सरकार नरमी बरत रही है जिसका ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आज अगर वहां पर 2006 की मैं आपको याद दिलाऊं, ममता बनर्जी की सरकार थी, वहां पर नैनो प्लांट लगना था, किसानों ने विरोध किया, वहां पर एक लाइन में खड़े करके किसानों पर गोलियां चलाई गई। मैं इनको वो याद दिला दूं जब कंडेला कांड हुआ, जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, किसानों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियां चलाई गई। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो नहीं चाहती किसी प्रकार की हिंसा को अंजाम दिया जाए और वो नरमी बरत रही है। पर उसके बावजूद जिस तरीके की वहां पर वारदातें हो रही हैं और जिस तरीके से आज वहां के आसपास के ग्रामीण परेशान हैं, वो पंचायतें कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। सोनीपत के आसपास के 12 गांव के लोगों ने पंचायत की है कि वहां पर बहु बेटियों का बाहर निकलना इन्होंने मुश्किल कर रखा है। वहां पर उद्योग धंधे खराब हो रहे हैं। आज किसान ही किसान के विरोधी बने हुए हैं, आज किसान ही किसानों को नुकसान कर रहे हैं। जिस तरीके के उनके उद्योग धंधों का नुकसान हो रहा है, उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो सब्जियां हैं, वो दिल्ली बॉर्डर पार नहीं कर पा रही हैं। जिस तरीके से आज मैं मांग, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है रंजीता जी? चूंकि आपने तो बता दिया कि भाई देखिए किसान नहीं है, तो इसका हल तो आप निकालिए ना, कि कब तक बैठे रहेंगे? वो लोग भी तो परेशान हो रहे हैं ना, जिनको आप बता रहे हैं कि वो असली किसान है। इसका हल कौन निकालेगा? क्योंकि अब अगर ये किसान नहीं है तो इनके साथ तो वार्ता भी नहीं होनी है। जब वार्ता से हल निकालना नहीं है तो अब इंतजार किस बात का हो रहा है? देखिए, वार्ता के लिए सरकार ने ना पहले मना किया था ना आज मना करती है। हमारे जो सेंटर के मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी हैं और हमारे जो यहाँ के वार्ता तो किसानों के साथ आपको करनी है ना। इनको तो आपने बताया कि दिहाड़ी दे करके बिठाया गया, इनके साथ क्या वार्ता करेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे वार्ता के लिए उन्हीं किसानों को बुलाया जाएगा। अगर किसी किसान को तकलीफ होगी तो सरकार उनके लिए पहले भी ओपन थी, अब भी ओपन है। उनके साथ बातचीत करने के लिए हम पहले भी राजी थे, अब भी राजी है। पर अगर इस तरीके के आंदोलन जीवी जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए सावधानी है।
वो सावधानी बरते, क्योंकि जिस तरीके से सरकार अब उनके खिलाफ कदम उठाने जा रही है, फिर आप ही लोग होंगे तो चैनल पे बैठकर डिबेट करेंगे सरकार ने सख्ती दिखाई। क्योंकि जिस तरीके से आप जो इस हुड़दंगबाजी उठा रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को जिंदा जला रहे हैं, जिस तरीके से आप वहां पे बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके से बबीता फोगाट, पिछली बार जब उसका विरोध हुआ, उसकी गाड़ी में 1.5 साल का उसका छोटा बच्चा था, जब उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, तो ये किसान भाई नहीं हो सकते। आज हरियाणा की जनता ही इस बात का फैसला करे कि ये किसान है या ये वो मुखौटा पहन के आंदोलनजीवी हैं जिनको दिहाड़ी मिल रही है और दिहाड़ी देकर विपक्ष उनको वहां पर बिठा रहा है। राय सिंह जी आपका एक रिएक्शन। आयुष जी, योगा और किसान की परिभाषा को हम किसी भी प्रकार से भाजपा के राजनीतिक चश्मे से ना देख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। मेरे देश का किसान ना तो राष्ट्रद्रोही हो सकता है, ना आतंकवादी हो सकता है, ना पाकिस्तान का एजेंट हो सकता है। मेरे देश का किसान राष्ट्रभक्त हो सकता है और ना ही वो कभी योगा का विरोधी हो सकता है। अगर भारतवर्ष में किसी भी वर्ग ने योगा को व्यवहार में, सिद्धांत में, जीवन के उतारा है तो वह मेरे देश का किसान है, जो प्रातः 4 बजे उठकर अपने किसानी से योगा की हर प्रक्रियाओं को अपनाते हुए विश्वास, उपवास और साधना के बल पर अध्यात्म के प्रत्येक क्षेत्र को इन भाजपाइयों की तरह नहीं बल्कि जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारता है। जहां तक बात है, आप कह रहे हैं कि अभी किसान ने विरोध किया है, मैं इन आपके आरोपों का और इस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ने लगातार यहाँ पर अपना प्रवचन दिया है जो उनको दिखाया जाता है किसान के विरोध में बोलना। जो इन्होंने कहा है मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर किसान ने कहीं विरोध किया है, किसान ने विरोध किया है सरकार का, प्रशासन के उन लोग सरकार का जिन्होंने अपने चंद उद्योगपति मित्रों को किसानी को, उसके सम्मान को, उसके अधिकार को बेच कर रख दिया। मैं सवाल करता हूँ भाजपा की प्रवक्ता से, भतीजावाद रहा, जिस तरीके से क्षेत्रवाद रहा, जिस तरीके से आपने पूरे किसानों को पहली जुबान से दूसरी जुबान पे नहीं आने दिया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। रंजीता जी सवाल सुन लेते हैं, राय सिंह जी के सवाल सुन लेते हैं। पहले उनका वक्त है, राय सिंह जी को मैंने वक्त दिया, राय सिंह जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे। नहीं बिल्कुल राय सिंह जी सवाल, ठीक है राय सिंह जी सवाल पूछें बस। बिल्कुल राय सिंह, भाजपा की प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि क्या आपको योग के इस दिवस पर क्या किसान के बीच में जाकर, जहां पर मेरे देश के किसान बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश की पवित्र भूमि पर किसान आंदोलित है, उन जगहों पर जाकर क्या आपको योग का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए था? क्या आपको कृषि काले कानून जिनका आप बता रहे हो कि किसान विरोध नहीं कर रहा, आप उनमें अच्छे क्या प्रयास है, क्या तरीका है, उनके बीच में जाते अच्छा लगता कि आप अपने प्रशासन के माध्यम से, अपने अहंकार के माध्यम से, सत्ता के बल पर जो आप तांडव पूरे हरियाणा में मचाए हुए हैं, वो किसान के बीच में जाकर करते हैं। दूसरा कि जो लोग पर आरोप है कि जिस प्रकार लाला रामदेव ने योग के नाम पर ठेका लेकर पूरे भाजपा को ठेका दिया है, अरे इनके संस्कारों में योग नहीं है, इनमें संस्कारों में योग नहीं है। जवाब चाहिए कि पेट्रोल और डीजल पर 35 रुपए 40 की बात करने वाले आज रामदेव योग पर बोलते क्यों नहीं? आज वो जिस बैंक की लिस्ट कहाँ है जो जेब में रखते थे, जो कहते थे कि काला धन आएगा, देश में खुशहाली आएगी, अरे कहाँ है वो आज? ना प्रधानमंत्री की जेब से वो लिस्ट निकलती, ना लाला रामदेव की जेब से निकलती। यहाँ पर राष्ट्रवाद के नाम पर पैसा कमाते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर कंपनियां बनाकर विदेशों में धन भेजते हैं और फिर सीधा यूरोपियन कंट्री में जमा कराते हैं। सवाल करते हैं आज हमसे, रोजगार छीनकर, युवाओं के सपने तोड़कर और व्यापारियों का धंधा चौपट करके और मेरे देश के किसान को सड़क पर बैठाकर ये लोग आज अनुलोम विलोम और योग की बात करते हैं। अरे योग तो महात्मा गांधी जी का था, जिन्होंने कहा था कि आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी ने सैकड़ों वर्ष पहले योग की परिभाषा दी थी, योगा का प्रावधान किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योगा पर विचार दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे देश ठीक है, लेकिन राय सिंह जी ठीक है, चलिए अब योग दिवस पर चर्चा होती तो मैं थोड़ा उस पर और भी चर्चा कर लेता, लेकिन ठीक है आज किसानों पर ही रहता है। लोहान साहब, रणवीर लोहान साहब, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। जो घटनाएं घटित हुई विगत दिनों में और इसके अलावा जो आज विरोध प्रदर्शन किया गया, योग दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे उसमें जो नेता जा रहे थे उनका विरोध करना, क्या उसको आप सही मानते हैं? देखिए आयुष जी, सिर्फ 2 मिनट मेरे बीच में कोई ना बोलने, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं सभी से। मैं आज इस योग दिवस पे ये पूछना चाहता हूं कि खेती से बड़ा कोई योग नहीं है और किसान से बढ़कर कोई कर्म योग नहीं है।
मैं भारतीय जनता पार्टी से और दुष्यंत चौटाला जी का भी मैंने जो बात सुनी थी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि 7 महीने से इनको किसान नहीं दिख रहे, आज 7 महीने के बाद ये कह रहे हैं ये किसान नहीं है। क्योंकि मैं मेरी रिश्तेदारी में गया था, ये शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, मतलब जब से ये आए हैं तब से घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। दुष्यंत चौटाला के आने के बाद तो बहुत ही वो, आज योग के दिन सोनीपत में हिमाचल के ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी गई। क्या ये योग के दिन कानून व्यवस्था इनकी ठीक है? क्या भूखा आज मिल सकता है? ये कह रहे हैं कि हमने एमएसपी बड़े अच्छे से दे रहे हैं। रंजीता मेहता जी मेरी बहन कह रही है आज मक्का 800 रुपए बिक रहा है, जबकि रंजीता जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा कि मक्का 1800 रुपए, बाजरा 1800 1850 रुपए था, 11-12 से ऊपर नहीं बिका। सरसों का भाव अब की बार जैसे 7000 गया, जब किसान का सरसों खेत से गया 23 लाख टन, तब तक 450 और 5000 से ऊपर नहीं गया। बहन जी मेरी सुन लो आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं सुन रहा था। बहन जी मेरी बात तो सुन लो, मेरी बहन मेरी बात तो सुन लो। आपने प्राइस मिला और मेरी बहन मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात। रंजीता जी बात सुन लेते हैं, लेकिन सबके सवाल आ जाते हैं, आप आराम से जवाब दीजिएगा। आप वो डाटा पेश करेंगे, वो कहां से लाए थे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब आप कांग्रेस में था, आप इन्हीं बातों को लेकर के, मेरे पास ऑडियो भी पड़ी है आपकी, आप 6000 रुपए को भी कोसते थे और एमएसपी को भी कोसते थे। रातों रात में सर्फ लगा के आप, भारतीय जनता पार्टी ने आपको ऐसा क्या किया कि आपको सारी चीजें लगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछना चाहूंगा। बहन जी मेरी बात सुनो, मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे को झूठ से तकलीफ है, मेरे को झूठ से तकलीफ है। मैंने कहा बहन जी मेरे बीच में ना बोलिए, मैंने कहा बहन जी आयुष दिन को रोकिए, मेरी टर्न है, आप ये ना नहीं बोलेंगे बीच में। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने टीसी गुप्ता राइट टू सर्विस कमीशन चीफ कमिश्नर बढ़ा दिए, जो कि 25,000 जो एकड़ जमीन है हुड्डा साहब के साथ में, जो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर थे, उसमें इन्होंने गबन किया, घोटाला किया, और हुड्डा साहब का भी और टीसी गुप्ता जी का भी सीबीआई के उसमें नाम दर्ज है। तो इससे बढ़िया आपको अच्छा आदमी आपको नहीं मिला। और मैं और बात भी पूछना चाहूंगा कि आज की न्यूज में है बहन जी, हरियाणा बीज विकास निगम जो सीधा सीधा किसानों से संबंध रखता है, उनके जो डायरेक्टर थे महेंद्र जी, उन्होंने बीज में गबन कर दिया। यानी कि किसान को अच्छा बीज जब सरकार मुहैया कराती है, वो भी बीज आपने घटिया देने का काम किया है, और आज वो पकड़े गए हैं। ठीक है, चलिए लोहान साहब, अब आपकी बात का जवाब मैं ले लूंगा रंजीता जी से। ब्रजेश भाटी जी, ठीक है, मुझे पता है ब्रजेश जी आपको कुछ कहना भी है, लेकिन मेरा सवाल उसके साथ यह भी है कि विगत दिनों जो घटनाएं घटित हुई हैं, खासतौर से किसान आंदोलन के साथ जो जोड़ के देखी जा रही हैं, क्या उससे किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचा, उसकी छवि को, और उसका ही आधार बनाते हुए अब यहां तक पहुंच रही परिस्थितियां कि लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन आप लोगों के हाथों से निकल रहा है? ब्रजेश भाटी जी। आयुष भाई, ना तो आंदोलन हमारे हाथ से निकला है ना निकलेगा, ये शांतिपूर्वक चलने वाला आंदोलन है। और जो भी घटनाएं हुई हैं इस बॉर्डर पर, हमारे संयुक्त मोर्चा ने उनकी सबकी निंदा की है, और ये सब कानून का जांच का विषय है कि भाई इन घटनाओं में क्या है, क्योंकि कानून हमारे देश में सर्वोपरि है। अगर किसी ने, उस किसान ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है, तो उसका जांच होगी, और जो भी उसमें दोषी होगा, हम पहले भी कह चुके हैं और फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि बस सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो पहले भी बेटी के साथ घटना हुई थी, उसमें भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो किसान संयुक्त मोर्चा जो है, इन घटनाओं के कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई यहाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि भाई ये घटनाएं बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की घटना का संयुक्त मोर्चा नहीं कभी भी इनका समर्थन करता है, और कानून इन पर कार्रवाई करे, और इनके जितने भी दोषी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे आगे से घटनाएं ना बढ़े। लेकिन इन गठ को बनाकर इस आंदोलन को बदनाम करने का काम ये बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, ये अभी मेरी बहन जो है रंजीता जी कह रही थी आंदोलन जीवी। अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो हमें फक्र है अपने ऊपर, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े आंदोलन जीवी है, जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करा दिया, जिन्होंने कितने कितने आंदोलन किए हैं। तो इसलिए तो हमें तो फक्र होता है अगर आंदोलन जीवी आप हमारे लिए कहोगे, क्योंकि जब जिस देश का प्रधानमंत्री ही आंदोलन इतने बड़े कर रहा हो, तो हम तो वो छोटे से किसान है, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। और मैं आपको बता दूंगा इस भाई, हमारी 551 लोग की शहादत हुई है। ये बीजेपी के या सांसद एमपी के कोई अपने परिवार के 5 लोगों की शहादत करवा के दिखा दे, बता दे मुझे एक बार भी, जो आप ये सवाल उठा रहे हैं शहादत पर। 551 लोग शहीद हुए, उनके परिवार नहीं दिख रहे इनको। कोरोना काल में किसान यहाँ बैठा हुआ है, बारिश तूफान भी धूप में यहाँ बैठा हुआ है, एक बार नहीं दिख रहे इन लोगों को। ये खाली आंदोलन को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके पूर्व विधायक हैं अभी वहां हमारे
बॉर्डर पर आकर टेंट को जलाने की धमकी देते हैं, लोगों को मारने की धमकी देते हैं भाजपा के विधायक। जहां पर वो घटना हुई है वहां पर 25-25 लोगों की टीम बना रखी है, जो आएगा, जो हमारे पवित्र लंगर चल रहे हैं उनमें मिट्टी डाल के चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है आप बताइए, इनसे पूछिए बीजेपी प्रवक्ता से, क्यों कर रहे हैं इन कामों को किसान को बदनाम करने के लिए? है इनके पास जवाब? रंजीता जी जवाब दें। है इनके पास जवाब? बताइए मुझे देखिए, रंजीता जी। आयुष, ताज्जुब होता है जिस तरीके की शर्मनाक बातें बैठकर यहाँ पर बाटी जी कर रहे हैं कि खाने में मिट्टी डालना, वहां पर वैक्सीनेशन ना करना, इससे ज्यादा तोहमतें क्या लगाएंगे? इससे ज्यादा तोहमतें क्या लगाएंगे? जबकि सरकार ने इनकी पूरी व्यवस्था की। अब सारे लोग बीच में बोल रहे हैं आयुष, और अगर ये बोलेंगे तो मैं 1 मिनट भी इनको बोलने नहीं दूंगी। अब मेरी बारी है, तो सुनने का वादा। ठीक है, लोहान साहब आप सुन लें। जो लोहान साहब सुनने का वादा रखें। जो लोहान साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहां से आंकड़े निकाल कर लाए हैं कि हमने बीज खराब दे दिए। इनसे पूछिए, अगर बीज खराब होते तो इस बार बंपा पैदावार ना होती। इस बार सबसे ज्यादा अगर एमएसपी सरसों और सूरजमुखी का मिला है तो हमारी सरकार ने दिया है। अगर बीज खराब होते तो पैदावार इतनी अच्छी ना होती। लोहान साहब, ये दांत निकालने से और ही करने से आपकी पार्टी वापस नहीं आ जाएगी। 15 साल से वेंटिलेटर पे है, 15 साल से बेहोश पड़ी है आपकी पार्टी। आपकी पार्टी को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो चुकी है। आप इसलिए ना ही बोले तो अच्छी बात है। आज शून्य पे है आपकी पार्टी। जिस तरीके के किसानों को आप गोलियां मारते थे कंडेला के अंदर, आज भी जनता जनार्दन आपको भूली नहीं है। और मैं राय सिंह जी से पूछना चाहती हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि गांधी जी को अगर इतना ही मानते हैं तो गांधी जी जो कहते थे आज तक इनकी पार्टी ने अपनाया क्यों नहीं? सिर्फ अपना नाम पीछे गांधी लिखने से कोई गांधी नहीं हो जाता। आज इनका नाम होना चाहिए राहुल जहांगीर खान। फिरोज खान के बेटे हैं, वो राजीव गांधी है जिनको ये गांधी कहते हैं। आज इनका सरनेम होना चाहिए राहुल फिरोज खान, ठीक है ना? आप जिस तरीके की राजनीति गंदी कर रहे हैं, जिस तरीके से 60-70 सालों से आपने इस देश को लूट कर खाया, जिस तरीके से आपने किसान को पहली जमात से दूसरी जमात में आने नहीं दिया, आज भाजपा की वो सरकार है जो एक एक दाना खरीद रही है। आज भाजपा की वो सरकार है जो 27 करोड़ रुपया 72 घंटों के अंदर किसानों के अकाउंट में डाल रही है। आज वो भाजपा की सरकार है जो बवंतर भरपाई योजना के तहत एक एक सब्जी और एक एक फसल को उसके अंदर इंक्लूड कर रही है। आज वो भाजपा की सरकार है जिस तरीके से मेरा पानी मेरी विरासत के तहत आपने पूरे हरियाणा को डार्क जोन में डबो दिया था, हम वापस उसको खुशहाल करने के लिए पानी की जो किल्लत है उसको दूर करने जा रहे हैं। आज भाजपा की वो सरकार है जो पेट्रोल। लेकिन रंजीता जी, क्या आंदोलन को तोड़ने के लिए आप लोगों ने जानबूझ करके इस माहौल को और बनाया है कि हाँ चलिए ठीक है, इस तरीके की जो घटनाएं हो गई अब उसको आधार बनाते हुए आंदोलन को तोड़ दिया जाए? ये आरोप क्यों लगता है बार बार सरकार के ऊपर कि आंदोलन को कमजोर करने की और तोड़ने की साजिश रच रही है सरकार? देखिए, क्या भाजपा की सरकार वहां पे बलात्कार करवा रही है? ये तो वहां के किसान देखे ना, जो उनके दिए के नीचे सब कुछ हो रहा है। वहां पे पश्चिम बंगाल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, बाद में उसकी हत्या होती है, आज ही उसके ऊपर चुप्पी साध के बैठे हैं। उसके बाद पंजाब की एक लड़की है, उसकी भी सेम शिकायत आई है। 3-4 लोग और भी हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं शर्म के मारे। जिस तरीके के वहां पे गोरा धंधे हो रहे हैं, जिस तरीके की वहां पे वीडियो वायरल हो रही है, आप भी देखेंगी तो आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी कि वहां पर क्या हो रहा है पर्दों की आड़ में। जिस तरीके का आज वहां पे माहौल बना रखा है इन लोगों ने, आज जिस तरीके से ये बार बार किसानों के नाम पर किसानों को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को ही किसानों का दुश्मन बना रहे हैं। आज जिस तरीके से वहां पे पूरी इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से किसान अपनी सब्जी बाहर बेच नहीं पा रहे हैं, आज तो इसका हल क्या है रंजीता जी? देखिए फिर सवाल वहीं आके खत्म हो जाता है, इसका हल क्या है? क्योंकि अगर ये किसान भी नहीं है, वहां पे अराजकता भी हो रही है, इसको कौन रोकेगा? इसका हल और समाधान क्या होगा? रंजीता जी 7 महीने हो गए। आयुष जी मुझे टाइम दीजिए, रंजीता जी को बहुत टाइम दिया आपने। लोहान साहब जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, लोहान साहब जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। दे दिया हम आज हरियाणा की जनता इस बात पर फैसला करेगी कि उनको वो सरकार चाहिए जो 2 MSP खरीदती थी, आज उनको वो सरकार चाहिए जो उनकी फसलें 11 MSP पे खरीद रही है। आज हरियाणा की जनता को फैसला करने दीजिए। इसलिए सरकार को पंचायत के चुनाव भी करने की जा रही है। अगले महीने पंचायत के चुनाव भी कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन ठीक है कौन गलत है। आज किसान भाई अपनी वीडियोस बना के बात करते हैं वहाँ पे जिंदा जलाने वाली बात की, वो खुद अपने आप आग लगा के मरा है। आपकी सरकार के अंदर पेट्रोल और डीजल की बात करिए, आज की डेट में पूरे प्रदेश और देश के लोग भूखमरी के कगार पे है।
बेरोजगारी देखिए आप इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे 1 नंबर पे बेरोजगारी में अब है तो हरियाणा है। आपने भारतीय, चलिए, मैं उम्मीद ये कर रहा था कि यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कुछ चर्चा होगी, कोई बात या सार्थक चीज निकलेगी। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ पॉलिटिकल बात, राजनीतिक बातें अपनी अपनी तरह से रखी जा रही, कोई नहीं बता पा रहा है कि इसका हल भाई और समाधान निकालेंगे कैसे। कोई कहता है किसान नहीं है, कोई कह रहा है कि दिहाड़ी पर बिठाया है, हल निकालेंगे कैसे, इसका किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। राय सिंह जी, किसान की बात मानिए, हल यही है आयुष जी, और कोई हल नहीं है। किसान भूखा मर रहा है। एक सेकंड लोहान साहब, राय सिंह जी को मैं वक्त दे रहा हूं, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड। राय सिंह जी। आयुष जी, देखिए, समय सबका सदुपयोग करना होता है, और ये जो संवाद की प्रक्रिया आप डिबेट रखते हैं, ये कुछ सरकारी चैनल नहीं है कि एक कोई भी प्रवक्ता जो कांग्रेस से अपमानित होकर शरणागत भाजपा में दंडवत प्रणाम करके पहुंची है, उसका झूठा प्रवचन हम यहाँ पर सुने। रही बात दूसरी, आप अपनी जुबान को लगाम दीजिए। जिस प्रकार आपने कहा है कि आपके कड़ी बार गृह मंत्री हैं, आप मोहम्मद अली जिन्ना के समाज की प्रक्रिया हो, मोहम्मद अली जिन्ना के आरएसएस से निकले लोग, आपकी विचारधारा नहीं है, आप उस प्रकार से लोग जिन्होंने भारत की राजनीति, आप कैसे राय सिंह जी, मुझे लगा कि आप भी शायद किसान की बात कर लेंगे आज थोड़ा, लेकिन आप लोग आपसी आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे। यही राजनीति का असली चेहरा है, और इसीलिए किसानों की समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोग पर्सनल राजनीति में चले जाते हैं। व्यक्तिगत आक्षेप से बाहर आते हुए थोड़ा किसानों पर बात कर लें कि इन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास क्या समाधान है। राय सिंह जी, आप पर्सनल चले जा रहे हैं, और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से बचें कृपया आप लोग, व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाएं। राय सिंह जी, देखिए, समय बहुत कीमती है, और फिर मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के लिए मैंने यहाँ किसी को इन्वाइट नहीं किया है। राय सिंह जी, मुद्दे पर बात करिए, किसान की बात करिए। कौन कहां से आया है, क्यों आया है, किसकी पार्टी में गया है, किसकी पार्टी में वो जाने वाला है, इस पर मुझे चर्चा नहीं करनी है। राय सिंह जी, किसान पर बात करेंगे तो मैं बोलने का समय दूंगा। राय सिंह जी, किसान पर बात करेंगे, बोलने का समय मैं दूंगा आपको। राय सिंह जी, किसानों पर रहें, किसानों पर रहें। राय सिंह जी, व्यक्तिगत आक्षेप ना करें आप। गांधी परिवार के बारे में नहीं पता, गांधी परिवार के बारे दीदी आज बात कुछ संस्कारों की किस प्रकार की बात कर रहे हैं। गांधी परिवार ने किस प्रकार से देश की आजादी के लिए काम किया है। ठीक है, चलिए। राय सिंह जी, मुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा, चर्चा किसानों के लिए हो रही है। गांधी परिवार की चर्चा यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे रंजीता मेहता जी की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ पे राय सिंह जी की चर्चा नहीं हो रही। किसानों की चर्चा करनी तो मैं आपको समय दूंगा, अन्यथा मैं आपसे बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए लोहान साहब। राय सिंह जी, ठीक है, गांधी परिवार पे मैं जब चर्चा करूंगा तब आप आराम से बोलिएगा। रणवीर लोहान जी, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा जी, कि जैसे मेरी बहन ने भी बड़ी बड़ी बात तो बोल दी कि पिछले साल 2020 में जून में पेट्रोल के भाव 68 रुपए 62 पैसे थे और डीजल 62 रुपए था, और आज की डेट में जून में ही 93 रुपए 28 पैसे पेट्रोल है और 87 रुपए 39 पैसे डीजल है जी। मेरी बहन जी, सीधा सीधा कनेक्शन है किसान को और डीजल का। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, शायद आप आज का आदमी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आज के सीधे सीधे दैनिक जागरण में लिखा है बहन जी कि आपके डायरेक्टर ने 262 एकड़ जमीन का बीज खा लिया और नकली बीज उसमें जमा कराया, और अपने जो वहां के कर्मचारी थे उनके ऊपर दबाव बढ़ा के उन्होंने ये घपला किया है, जिसमें वो जयबीर जो प्रबंधक थे उन्होंने पकड़ा है। और बहन जी, मेरी अगली भी सुनिए बहन जी, अगली भी बहन जी, अगर बीज अच्छा ना होता, मैं नहीं कह रहा कि आपके सरकार के कर्मचारी बोल रहे हैं। आपके कर्मचारी, आयुष जी, ये डिबेट है या क्या है? ये आयुष जी, ये डिबेट है क्या? आप झूठ बोल रहे हैं। लोहान साहब, मुझे बड़ी माफी के साथ कहना पड़ेगा, रंजीता जी बोल रही थी तब आप भी ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहे थे। आप लोग अपना अपना समय भूल जाते हैं। जब एक शख्स बोलता है तब सब बोलना शुरू करते हैं, और फिर दूसरा जब बोलने का मैं मौका देता हूं तो उम्मीद ये करता है कि कोई उसके बीच में ना बोले। ये इतना बेसिक डेकोरम मुझे सिखाना पड़ता है इतने सीनियर प्रवक्ताओं को, जो कि न जाने कब से टीवी चर्चाओं में बैठ रहे हैं। आयुष जी, एक बात बताइए, मेरी बहन ने कहा कि बलात्कार हुए बंगाल, पश्चिम बंगाल से लेकर के आए हैं, यहाँ जिंदा जला दिया। मेरी बहन से पूछना चाहूंगा, ना पश्चिम बंगाल से लेके आना, ये तो 7 महीने से किसान बैठे हैं, यहाँ 7 साल से सरकार है, और दिल्ली के 6-7 बलात्कार है,
6-7 हत्याएं हैं, अपहरण है, कानून व्यवस्था नहीं है, लोग बेरोजगार है, घोटाले पे घोटाला है। आज स्टूडेंट यूनियन के बच्चे, बहन जी मेरी बात सुनो, मेरी बहन सुनिए, मेरी बहन सुनिए एक बार। आज हस्ती के अंदर आपके एमएलए विनोद बेहरा जी के आगे स्टूडेंट गए थे, उन्होंने कहा, बहन जी मेरी बात सुने, अरे बहन जी मेरी बात सुने, अरे सुनने पे तो आप है आज की डेट में। आज आपका कोई भी मंत्री, आपका मंत्री कहीं भी जाके कार्यक्रम नहीं कर सकता, आपका मंत्री घर से बाहर नहीं निकल सकता। सुनने पे तो आप है, हम तो छाती ठोक के किसान यूनियन के साथ है, छाती ठोक के किसानों के साथ है, और पूरे हरियाणा के कर्मचारियों के साथ है, व्यापारियों के साथ है। आप लोग बलात्कारी है, आप लोग अपहरण करता है, आप लोग घोटाला। चलिए ठीक है, फिर पॉलिटिकल बात होने लगी। ब्रजेश भाटी जी, मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर मैं ये हमेशा देखता हूं और किसानों को लेकर के तो इस देश के अंदर न जाने कब से चर्चाएं हो रही हैं, और आजादी के बाद से हर कोई चाह रहा है कि किसान बड़ा सशक्त हो जाए। जो पार्टी सत्ता में रहती है वो किसान का हित नहीं चाहती, जो विपक्ष के अंदर होता है वो सब किसान हितैषी हो जाता है। असल मायने में आप लोग का हित कौन सोचता है? पहले भाई साहब को चुप कीजिए, 1 मिनट बस। 1 सेकंड, लोहान साहब थोड़ा किसान पे चर्चा कर लेते हैं, ये सब भाषणबाजी किसी दिन और हो जाएगी। लोहान साहब शांत हो जाए थोड़ा सा। भाटी जी, मेरे सभी सम्मानित बैठे हैं पार्टियों के, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हम लोग परेशान लोग हैं, आप राजनीति ना करें, राजनीति के लिए बहुत सारे मंच है आपके पास, प्लीज सुन लीजिए। ये बहुत दुखद विषय है, पिछले 7 महीने हो गए हमें बैठे हुए, और जैसा आयुष भाई आपने पूछा था, तो सुन लीजिए भाई साहब प्लीज, मैं बता दूं आपको, जैसा आयुष भाई ने सवाल पूछा, अरे सच्चाई है, जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है उसको जब भी किसानों की याद आती है, पक्ष में आने के बाद किसी को किसानों की याद नहीं आती। ये जो माननीय हमारी रंजीता बहन बैठी है, बीजेपी की प्रवक्ता जो है, जब हम विपक्ष में थे बीजेपी, यही लोग अपनी ढपली तमाशा लेके हमारे साथ आते थे आंदोलन में। आज जब ये सत्ता में आए तो आज किसान इनको आतंकवादी दिख रहे हैं, खालिस्तानी दिख रहे हैं। और मेरे भाई साहब बैठे हुए कांग्रेस के, इन कानूनों को लाने वाली कांग्रेस थी, लेकिन आपका धन्यवाद है आपने पास नहीं कराया, लेकिन आपके छोटे हुए काम को बीजेपी ने कर दिया। तो आप तो जो राजनीतिक दल है, आपसे विनती है कि हमारा मोहरा ना बनाए और इस आंदोलन को चलने दे, हाथ जोड़ के विनती है प्रभु कतई भी परेशान ना करें, क्योंकि हम बहुत परेशान लोग हैं, इतनी सादतें हो चुकी हैं, इतने परिवार नष्ट हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। और बात करते हैं ये दुनिया भर की बातों की, और ये बात कर रही थी बहन जी बलात्कारी की, जिस पार्टी के 40% लोग रेपिस्ट हो उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने बुरी घटनाएं हुई है, पूरे परिवार को खत्म करवा दिया सेंगर जैसे लोगों ने। कोरोना काल में राज्यसभा सांसद के बेटा वेश्या बुलाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जो बलात्कार की बातें कर रहे हैं। और रही बात के सुनो, इनको अगर थोड़ी बहुत लिहाज हो इनकी आंखों में तो इन्हें बोलना ही नहीं चाहिए, ये अन्नदाता को बदनाम करने काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो आप योगी जी को बुलाते, रंजीता जी आपका सबको पता है क्या स्थिति आप लोगों ने देश में कर रखी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, इस देश की एक बेटी सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में, आप आंखों पे पट्टी धरे हुए हैं। वहाँ के सारे टोल चल रहे हैं, वहाँ के किसानों को आप कुछ नहीं कह रहे, वहाँ के किसान नहीं है। आप किसने मना किया किसान कौन नहीं है? किसान तो आपने बांटा है, आपने किसानों को बांटा हुआ है, अखिली किसान नस्ली किसान, ये सब आपकी परिभाषा है। आपने नई परिभाषा बना के अन्नदाता को बदनाम करने का काम किया है, और आपने टीवी पे बैठ कर झूठ बोल लिया, एक महिला हो गए। आपको देखना चाहिए आपने योगी जी का विरोध किया हो, आप दादी जी एक दिन भी आपने वहाँ पे कोई कौन सी जगह विरोध नहीं हो रहा। चलिए ब्रजेश जी, इस तरीके से आपको क्या नजर भी आ रहा है भविष्य में भी कि इसका कोई हल या समाधान की ओर बढ़ते हुए? पाकिस्तान में आता है क्या? चलिए पिछले 7 महीने उत्तर प्रदेश भाटी साहब, इसका हल कैसे निकलेगा? क्योंकि कोई जो परिदृश्य इस समय बन रहा है या इस चर्चा से ही जो निकल रहा है या जैसे भी यहाँ पर वक्तव्य दिए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसका कोई समाधान निकलेगा? ये बात ही नहीं करना चाहते, कहाँ से निकलेगा हल? भाटी साहब, आयुष भाई, इसका समाधान यही है और इसका हल भी यही है कि जिन काले कानूनों को काले समय में, जिस समय कोरोना काल था उस समय सरकार लाई थी और तालियां पिटवा कर इन राज्यसभा लोकसभा पास किया था। इसका यही तरीका है, इन कानूनों को वापस ले, एमएसपी पे कानून बने और किसान अपने घर वापस चला जाएगा। किसान को कोई शौक नहीं पड़ रहा है, यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है किसान को। किसान के बच्चे, किसान के परिवार, किसान के माँ बाप है,
कि इनका इनकी अनुभव तरह नहीं है। क्या है, पहले तो ये स्पष्ट कीजिए। चलिए ब्रजेश जी, आपकी इसी बात के साथ ये मैं चर्चा सारे यही कानूनी समाप्त करूंगा। आप कानून सभी हैं। का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद एक बार फिर यही है कि हालांकि इसका कोई हल निकले, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो परिस्थितियां बन रही, कम से कम उन सब के बीच में अभी फिलहाल इसका हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।